हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह यूपी बोर्ड क्लास 10th का 2023 का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है 824 ईजे। ठीक है, इसको पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जो आप लोग का फरवरी में एग्जाम होने वाला है, यानी 2024 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, अगर आप सातों सातों सेटों को सॉल्व कर लेते हो तो ऐसे ही आपके केवल प्रीवियस ईयर पेपर से 70% मार्क आ जाएंगे। देखो, आप जानते हो कि जैसे यूपी में पेपर होता है तो 7-7 सेटों का होता है, जैसे 824 ईजे है, इसी तरह कर कर 7 मतलब सेट होंगे। तो सातों सेटों को मैं धीरे धीरे सॉल्व कराऊंगा। मैंने सॉल्व कराना जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया है। हिंदी का एक कोड सॉल्व करा दी है, डीए वाला, डीबी वाला का भी जल्द आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो चलो यहाँ हम लोग 2023 विज्ञान का 824 ईजे ये पहला कोड होने वाला है। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बाकी देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा पेपर है ना प्रीवियस ईयर, मेरे पास ओरिजिनल पेपर है बोर्ड वाला। ठीक है, ये भी तो ओरिजिनल ही पेपर है, मैंने टाइप किया हुआ है, इसको अच्छे से टाइप कर लिया है। टाइप इसलिए किया हुआ है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में थे ना, वो खत्म अब कर दिए गए हैं, 2024 में नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि स्टार मार्क वाला प्रश्न नए सिलेबस से हट गया है, अतः उसे ना पढ़े, वह बोर्ड में नहीं आएगा। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कई सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैंने टाइप कर लिया है कि जो प्रश्न नहीं आएंगे उस पर स्टार मार्क लगा दूं। जैसे ये देखो, विद्युत मोटर वाला और ये जनित्र वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, साइंस से ही अब आपका ये मतलब हट चुका है टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पूरा पूरा अच्छे से पेपर भी टाइप कर लिया, तो आप समझ सकते हो मैंने कितना आप लोगों के लिए मेहनत किया है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी कहूँगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो, सबसे पहले आप जानते हो कि आपका खंड अ होगा। ठीक है, खंड अ के अंतर्गत आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे और उसमें 3 उपखंड होंगे, क्योंकि आपकी साइंस 3 पार्ट में बटी हुई है, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और फिजिक्स। तो 3 पार्टों के अलग अलग उपखंड क ख ग कर कर आपके प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उपखंड क के आपके ये फिजिक्स वाले प्रश्न हैं, और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आपका, इसको थोड़ा अपना फोल्ड कर लेता हूँ। इधर देखो, उपखंड ये आपका ख है। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री वाले प्रश्न हैं, और इधर मैं आ जाता हूँ। इधर आपका उपखंड आपका ओके, यहीं से स्टार्ट हो गया है, नीचे से देखो ये ग है, इसमें बायोलॉजी के प्रश्न है। तो चलो, इन फिजिक्स वाले प्रश्नों को थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन वाले मतलब सवाल हैं, तो इसको पहले इसको छोड़ता हूँ। पहले मैं ये उपखंड ख यानी केमिस्ट्री वाले 8वें प्रश्न से 20 तक सॉल्व करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो, सबसे पहला इसमें प्रश्न है, एक तरह से देख सकते हो, ये 8वां प्रश्न इसको बोल सकते हो। 7 इधर ये आपके फिजिक्स वाले टॉपिक से प्रश्न है, तो इसको छोड़ता हूँ, 8वां प्रश्न करता हूँ, अभी उसको भी कराऊंगा। 8वां प्रश्न है कि एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो भाई एंटीमनी क्या है? हम सब लोग मतलब ये धातु अधातु चैप्टर में जानते हैं, एंटीमनी के बारे में पढ़े हैं। उपधातु है, ठीक है, ये क्या है? एक उपधातु है, काफी फेमस उपधातु है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, ठीक, कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हमें बताना है। PbNO3, PbNO3 ट्वाइस, PbNO2 ट्वाइस और PbO। देखो, लेड हमें नाइट्रेट का सूत्र बताना है, तो वो सही ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा, PbNO3 ट्वाइस। क्यों? क्योंकि देखो, लेड जो होता है ना, लेड यानी वही शीशा, इस पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, और जो नाइट्रेट होता है NO3, इस पे -1 चार्ज होता है, तो इसलिए नीचे इसके 2 लगाना पड़ेगा, ताकि NO3 क्या हो जाए, 2 हो जाए, जिससे आपके प्लस माइनस यानी 2 प्लस है तो 2 माइनस भी हो जाए, ये आपको बराबर संतुलित रहने चाहिए। तो इसलिए ये फार्मूला सही होता है, PbNO3 ट्वाइस। ठीक, चलो, अगला प्रश्न है 10 नंबर, कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। तो देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में 3 श्रेणियां पढ़ी होगी, एक एल्केन ग्रुप के जितने भी हो गए, ठीक है, उसके अलावा एक एल्कीन ग्रुप के जितने भी हो गए, और एक आपका एल्काइन आ जाता है। ठीक, तो इसमें जो एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है कम से कम एक, और इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं, और जो एल्केन होता है वो संतृप्त होता है। और एल्केन का आपका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो देख लो इसमें से कौन सा इस फार्मूले पे बैठ रहा है। ठीक है, वो आपका
मतलब एल्केन मतलब वो संतृप्त हो जाएगा और जो बचेगा वो असंतृप्त होगा। तो देखो CnH2n यानी C2H2 और n की जगह पे 2 रखोगे, 2 2 4 प्लस 2 6 यानी H6। ठीक है, तो मतलब ये आपका एल्केन है। ये देखो C2H4 है, इस फार्मूले पे मतलब आप रखोगे तो ये नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये देखो CnH2n पे बैठ रहा है, CnH2n ये फार्मूला, और ये फार्मूला शायद आपका एल्कीन का होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये असंतृप्त हो जाएगा। बाकी इसको आप इस फार्मूले पे बैठाओगे तो आपका आ जाएगा, यानी ये आपके तीनों। ठीक है, ए, ये देखो ये ए है, ये आपका बी नहीं, ये बी है, ये सी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये सी है, ABCD, इसको मैं कर लेता हूँ AB, ये सी है। ठीक है, ये टाइपिंग दिक्कत है क्योंकि मैंने टाइपिंग की है। चलो इसको मैं सीधा कर दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, तो ये और ये तीनों क्या है, ये आपके संतृप्त है, लेकिन ये आपका असंतृप्त है। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमें असंतृप्त छांटना था, तो ये आपका असंतृप्त है। क्लियर। चलो अगला है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। देखो हमें प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह बताना है, प्रश्न संख्या 11 में। प्रोपेनल बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखो प्रोपेनल अल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अल आ रहा है, तो इससे आप मतलब इससे आप पकड़ सकते हो अल किस में आता है भाई, आपका ये CHO है। ठीक है, यानी आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक सॉरी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये आपका एल्कोहल है। तो देखो जब हम लोग जो एल्डिहाइड होते हैं इनका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं तो अंत में अल लगाते हैं, तो प्रोपेन में मतलब अल जोड़कर प्रोपेनल हो गया है। तो ये आप किस क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आएगा, तो ये एल्डिहाइड के अंतर्गत आएगा। क्लियर। और बाकी ये कीटोन होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये अल्कोहल होता है, आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12। यह प्रश्न क्या है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। भाई एसिटिक अम्ल का हमें IUPAC नाम बताना है प्रश्न संख्या 12 में, तो वो होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। देखो हमें क्लोराइड का सूत्र क्या दे रखा है, MCl2, और क्लोरीन पे हम जानते हैं क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, यहाँ 2 दिया है, मतलब क्लोरीन पे आपके मतलब 2 क्लोरीन है। ठीक, मतलब यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है -2 चार्ज है। क्लियर। तो इसका मतलब कि M पे +2 चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर M पे +2 चार्ज है तो अब इसके अनुसार इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनेगा, तो ऑक्साइड यानी इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो MO, और यहाँ पे मतलब ठीक है क्या होगा, देखो M पे +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे हम लोग का क्या होता है, पहले से 2 चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पहले से ही 2 चार्ज होता है, तो इसलिए आपका MO ही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। देखो हाँ बिल्कुल आपका बी वाला राइट होगा, MO। ये डी वाला इसलिए नहीं होगा, मैं डी वाला सोच रहा था कि होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पे M पे +2 चार्ज है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे तो ये दो दोना के ये M नीचे 2 है, मतलब M+2 और M+2 यानी 2 प्लस चार्ज हो जाएंगे, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो -2 चार्ज, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये सही होगा आपका। क्लियर। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, अगला आपका उपखंड ग, इसमें आपका बायोलॉजी वाले सेक्शन के प्रश्न है, तो चलो इनको कर लेते हैं। यहाँ देखो प्रश्न संख्या 14 है इसमें कि ब्रिकों का कार्य होता है, जो ब्रिक है भाई उनका क्या कार्य होता है। ब्रिक मीन्स किडनी भाई, इसका इंग्लिश में नाम आप किडनी याद रखना। तो ब्रिकों का क्या कार्य होता है, किडनी का क्या कार्य होते हैं भाई, तो उत्सर्जन। देखो ये बी और ये भी आपका ये सी है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सीधा कर लूँगा। ठीक है, चलो तो आपका ये सही हो जाएगा, ब्रिकों का यानी वही किडनी का कार्य उत्सर्जन होता है। आगे चलते हैं इधर, अगला प्रश्न इधर देख लेते हैं। 1 मिनट मैं इस बगल आ जाता हूँ, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ फोल्ड, और यहाँ पे देखो ये AB और ये C, थोड़ा रुक जाओ, ये मैं C कर लेता हूँ यार, ये मतलब थोड़ा दिक्कत हो गया है टाइपिंग में, मैं इसको सीधा कर लूँगा, 2 मिनट का ये काम है। चलो तो यहाँ अब हम लोग करते हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किस में भाई, पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में, या इन सभी पे। तो जो आपका ब्रायोफिल्लम पौधा होता है इसमें पत्तियों पे कलियां विकसित होती हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकता विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेल्डल, सब लोग जानते हो भाई, सी वाला। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो सही ऑप्शन आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा। अगला है प्रश्न संख्या 18 कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखो मुकुलन क्या है, मुकुलन एक अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन क्या होता है कि मतलब एक ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही युग्मज भाग लेता है। ठीक है, तो अलैंगिक विधि की एक जनन है मुकुलन, और मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, जनन या प्रजनन, ठीक है, वो हाइड्रा में होता है।
चलो अगला प्रश्न है 19 नंबर की मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, यानी मेंडल ने अपना जो मटर का पौधा प्रयोग किया था उस किस पे किया था? मीठी मटर पे, उद्यान मटर पे, सरसों पे या गुड़हल पे? सही ऑप्शन आपका उद्यान मटर हो जाएगा। उसके बाद अंत में 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंबवाहिनी? तो देखो अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये तीनों आपके मादा जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का है। तो हमें क्या छांटना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये नहीं है। क्लियर? तो चलो ये हमने हाँ, जो केमिस्ट्री वाले और बायो वाले एमसीक्यू थे उनको कर लिया। अब चलो जो शुरू में मैंने छोड़ा था फिजिक्स वाला उसको भी कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसके बाद सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होंगे उन पे चलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं भाई। इसमें पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। देखो, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अब देखो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा आएगा। ठीक है, आप एग्जाम में भर भर कर, और उसके अलावा जो आपका देखना, जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जी हाँ मेरे दोस्त, उसमें भी आएगा किरण आरेख बनाने को। तो अवतल दर्पण द्वारा या फिर उत्तल दर्पण द्वारा, या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सबका आपको किरण आरेख क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किरण आरेख बनाना आना चाहिए हर एक स्थिति के लिए। अवतल दर्पण द्वारा आप जानते हो कि 6 स्थितियों पे प्रतिबिंब बनता है, 6 स्थितियों का किरण आरेख बनता है। तो 6 की 6 स्थितियों का किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि उधर 4-4 मार्क में ये प्रश्न पूछता है कि निम्न का किरण आरेख बनाइए, और 2 स्थिति दे देता है कि मतलब दर्पण के ध्रुव ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, वस्तु अवतल दर्पण के लिए बनाओ या उत्तल लेंस के लिए बनाओ, ऐसे दे देता है। तो इसलिए आना चाहिए आपको। तो चलो अब इस प्रश्न को करते हैं जो ये ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, बाकी देखो आपको इस पेपर का पूरा का पूरा, जैसे ये 2023 का विज्ञान का पेपर है ना, 824 ईजे। ठीक है, इसी प्रकार आपके मतलब हिंदी का भी आपका 7 सेट है, और मैथ का भी 7 सेट है, और साइंस का भी 7 सेट, हर एक सब्जेक्ट का 7-7 सेट है 2023 का। सबको आप सॉल्व कर लेते हो तो आराम से आपका इसमें से 70 से 80%, 80% तो नहीं कहूँगा, 70% तक आ जाएंगे इसी पेपर में से। और जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसमें से आपके 10% तक आ जाएंगे। ठीक, उसको भी आपको सॉल्व करना जरूरी है। मैंने सॉल्व करा रखा है, लेकिन फिर एक बार सॉल्व करा दूंगा। तो 80% ऐसे हो गए। और मान लो कुछ मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बना रहा हूँ, तो उसको भी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मान लो उसमें से आपके 10 से 15% आ जाएंगे, तो आसानी से आपका एक तरह से 90% आपका मार्क आ जाएगा एग्जाम में। कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मैं कराऊंगा आप अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी देखो इन सारे पेपर का आपको सोल्यूशन देखो अच्छे से, ये सोल्यूशन भी मैंने किया है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है देख सकते हो अच्छे से, ये जो भी है फिगर बनाकर। इधर आप देख सकते हो ये अंतिम वाला जो प्रश्न है, इसमें जो भी फिगर की आवश्यकता है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे जो भी है एकदम अच्छे से सारा का सारा ये फिगर बनाकर सारी चीज़ें किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 मिनट, इधर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो ये आपका न्यूमेरिकल है, और इधर आप देख सकते हो ये आईपीएससी नेमिंग वाला सब है। तो ये मैंने अच्छे से पूरा टाइप कर कर सबका इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है, हर एक सेट का। ठीक है, 2023 के पेपर का। ठीक, और उसके अलावा जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसका भी, और अपनी तरफ से कुछ मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ उसका भी इसी तरह आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हमारी ऐप है, ठीक है, यूपीएमएसपी स्टडी। ठीक है, यूपीएमएसपी स्टडी, आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे हालांकि इसका प्राइस है, आपको लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है, उसी में इसको सब दिया है लक्ष्य बैच में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, मात्र 199 में। जो 299 का था वो मात्र 199 में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको देखो दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट, और फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराता हूँ। यहाँ हमारी ऐप है, इसको आप देखो ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। देखो 1 मिनट, यहाँ मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। चलो ये देखो, इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ये मेन स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ये बिग सेल लगा हुआ है लक्ष्य बैच महाबचत ऑफर, 299 का 199 मिल रहा है। तो चलो यहाँ इसको हटाता हूँ, कट करता हूँ। देखो यहाँ पे आवर कोर्स में जाओगे, ये क्लास 10th में जाओगे, तो यहाँ आपको देखो आने के बाद यहाँ देखो 199 पेमेंट करने को बोलेगा। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, और फिर यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ बाई नाउ ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ स्क्रॉल कर यहाँ पे देखो QR कोड दिया गया है। इस QR कोड पे किसी से भी पेमेंट करा दो, अपने भैया से, चाचा से, या किसी दुकान पे, कैफ़े की दुकान पे जाकर आप पेमेंट कराकर, और इस नंबर पे आप उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दो, अपना नाम भेज दो, आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बैच में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा पूरा अच्छे से PDF के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, और उसके अलावा मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉडल पेपर मिलेगा, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का
सबका पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, वीडियो के साथ, और साइड में सबका टेस्ट भी मिलेगा। लगभग 35 से 40 आपको एग्जाम टाइम तक टेस्ट भी मिल जाएंगे। सब कर लेते हो आपका आराम से 80 से 90% मार्क क्लियर हो जाएगा। तो चलो अभी इसको मैं साइड रखता हूँ, इसको अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें अब पहला इसमें प्रश्न हम लोग का है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा। यहाँ हमें बोला जा रहा है अवतल दर्पण, और आभासी प्रतिबिंब बोला जा रहा है। देखो अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थितियों पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन एक ही स्थिति पे आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है भाई आभासी प्रतिबिंब, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण का जो मुख्य पोल है, ठीक है, और फोकस के बीच यहाँ कहीं स्थित होना, ठीक है, तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। इससे आने वाला जैसे प्रकाश होता है यहाँ से टकरा कर ऐसे आ जाता है, और वक्रता केंद्र से आने वाला प्रकाश ऐसे आता है और फिर इसी से टकरा कर वापस चला जाता है। लेकिन ये दोनों किरणें यहाँ आगे जाकर लगभग प्रतीत होता है कि काट रही हैं, ठीक है, तो यहीं पे आगे यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पीछे दर्पण के, और आभासी रूप से ये काट रही है, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा, और देखो ये मुख्य ये अक्ष है, इसके ऊपर प्रतिबिंब है तो सीधा होगा, ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो ये किस स्थिति में बनता है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक, तब ये क्या होता है कि ऐसा कुछ प्रतिबिंब बनता है जो ये बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र यानी इस बीच में स्थित हो। नहीं, ये ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पे देखो इधर आ जाते हैं, एक ही स्थिति इसकी होती है, यहाँ पे आ जाते हैं वक्रता केंद्र पे, ये भी गलत है। वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब मतलब समान साइज का बनेगा, ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, वस्तु के समान साइज का बनेगा, और अब वास्तविक बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र पर सॉरी वक्रता केंद्र से परे, अगर वक्रता केंद्र से परे भी रहेगा तब भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। केवल इस स्थिति में दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु मतलब रहती है तब आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का इसमें सेकंड नंबर है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को आ, पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। मान लो कोई डिक्शनरी है या कोई भी बुक है, उसमें छोटे छोटे काफ़ी अक्षर लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ने के लिए इसमें से किस लेंस का आप प्रयोग करोगे। और ये चार्ट है, ऑप्शन दिया है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। अब कैसे इसमें आप विभेद करोगे, कैसे इसमें छाटोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन इसमें से काटो। आप देखो ऐसे ही काट सकते हो, आपका अवतल लेंस तो होगा नहीं, ठीक है। अवतल लेंस आपका, ये अवतल लेंस ऐसे ही काट सकते हो भाई, अवतल लेंस तो आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो अवतल लेंस तो आपका ऐसे ही ये कट गया, ठीक। अब बचा आपका उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो यही होगा उत्तल लेंस। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 ठे दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ठीक है, तो ये दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला यूज करोगे कि 50 सेंटीमीटर वाला, अब इस पे आकर बात अटक जाती है। तो देखो जिस लेंस की क्षमता भाई अधिक रहेगी, ठीक है, जिस लेंस की क्षमता अधिक रहेगी वही तो मतलब अच्छा होगा, वही तो मतलब लेंस अच्छा होगा। तो इसमें देख लो किसकी क्षमता अधिक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक है। तो लेंस की क्षमता जो पी होता है उसका फार्मूला होता है क्या, 100/f, ठीक है, जहाँ एफ सेंटीमीटर में, एफ क्या होता है, फोकस दूरी। तो देखो अगर पहले के लिए यहाँ पे एफ की जगह पे 50 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 डायोप्टर क्षमता, और यहाँ पे 5 रखते हो तो भाई अधिक आएगा, मतलब लगभग 20 डायोप्टर, यानी इसकी क्षमता अधिक होगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता अधिक होगी, तो इसलिए इसका यूज करेंगे हम लोग। क्लियर। तो कैसे हमने निकाला, ये पूरा आपको तरीका समझ में आ गया। आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस है कि सेम यही क्वेश्चन देगा, ऑप्शन भी यही देगा, लेकिन अगर इधर उधर थोड़ा मतलब आपका बदल भी देता है, ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप आसानी से कर लोगे। अब देखो बहुत सारे लोग इसका कहेंगे कि नहीं भैया ये सही होगा, क्योंकि मैं देखा हूँ और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ना यही बताएंगे, ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नहीं, ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये अवतल लेंस, ये बी वाला बताएंगे। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्योंकि
क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बैंक में ये आंसर बी वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को क्वेश्चन बैंक में से वो भी देखकर और आपको बताते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताते कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, उसके अनुसार ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलो, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, अगला 3rd नंबर प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब देखो, हमें दो मतलब किसी गोलीय दर्पण है, मान लो कोई गोलीय दर्पण है और कोई पतला गोलीय लेंस है, मतलब कोई दर्पण है कोई लेंस है, और दोनों की दूरियां हमें मतलब फोकस दूरियां हमें दे रखा है कि दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, यानी लेंस की भी दूरी -15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, और दर्पण की भी मतलब फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो हमें बोल रहा है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, कौन से हैं। तो देखो, फोकस दूरी अगर ऋणात्मक आ जाए तो अगर दर्पण कौन सा होगा, तो वो होगा आपका अवतल दर्पण, क्लियर है। और अगर फोकस दूरी लेंसों में ऋणात्मक आ जाए तो वो भी अवतल लेंस। आप हमेशा याद रखना कि चाहे अवतल लेंस हो गया, ठीक है, या अवतल आपका दर्पण हो गया, दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है। और चाहे उत्तल लेंस हो गया या अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, अवतल, दोनों आपके अवतल होंगे। ये आपका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। दोनों, एक अवतल दर्पण होगा, एक अवतल लेंस होगा, क्लियर। चलो, तो इसलिए ये दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल नहीं होंगे। दर्पण अवतल तथा नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, और दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ये भी गलत है, ये दोनों अवतल होंगे। चलो, यानी दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और यहाँ दे रखा है कि दोनों की जो फोकस दूरी है -15 है, तो माइनस मतलब इसकी भी माइनस है, इसकी भी माइनस है। चलो, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला 4th नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है, ओके, वह क्या होती है। कार्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। सही ऑप्शन आपका क्या है भाई, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल पे मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, दृष्टि पटल। यानी इसको हम बोलते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं कहूँगा रेटिना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जी हमें दोस्त, रेटिना, उसी को बोला जाता है दृष्टि पटल, क्लियर। तो चलो, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होती है, रेटिना होती है या दृष्टि पटल। अगला, यह हम लोग के 4th के बाद 5 नंबर प्रश्न, यह क्या है। इस प्रश्न को तो भाई मैं कितनी बार सॉल्व करा चुका हूँ, कितनी बार। देखो, प्रश्न क्या बोला है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब दो चालक तार हैं। ये देखो, ये पहला चालक तार, मतलब कोई भी मतलब चालक, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये चालक तार है पहला, ये दूसरा। इन दोनों की जो मतलब पदार्थ है, मतलब ये लोहा का है तो ये भी लोहा का है, ये स्टील का है तो ये भी स्टील, मतलब पदार्थ समान है, लंबाई समान है, मतलब इसकी लंबाई 5 है तो इसकी भी 5 है, इसकी 10 है तो इसकी भी 10 है, लंबाई भी समान है, व्यास समान। ये ब्यास यानी वही, ये मोटाई, तो इसकी भी मोटाई अगर 2 है तो इसकी भी 2 है, अगर इसकी 3 है तो इसकी 3, मतलब सब कुछ समान है। तो क्या बोला जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को मैं कई बार सॉल्व करा चुका हूं, तो चलो यहाँ पे सीधे मैं इसका ऑप्शन, ये मुझे याद भी हो चुका है, एक संबंध है आपका 4, इसका आप निकालोगे तो आंसर आएगा। बाकी देखो कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक। देखो, सबसे पहले तो मान लो ये दोनों सब कुछ इसका समान है तो इसका भी प्रतिरोध, मान लो इसका प्रतिरोध R है तो इसका भी R होगा, दोनों का प्रतिरोध समान होगा। अब इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में पहले जोड़ लो, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला R1 + R2, तो R और ये R, मतलब श्रेणी क्रम का मिलकर आपका 2R हो गया। और फिर इन दोनों को, क्योंकि पहले श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ा जाता है और फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में, तो इनको समांतर क्रम 1/R के फार्मूले पे जोड़ लो। और फिर दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, एक समांतर क्रम में जोड़ने पे। और फिर उसमें बोला जा रहा है कि ऊष्माओं का अनुपात होगा, तो ऊष्माओं के अनुपात के लिए एक फार्मूला है ऊष्मा का, मतलब H = V²/R × T, ठीक है। और ये तो पहले तार के लिए, और दूसरे तार के लिए H बराबर आपका V² R × T हो जाएगा, क्लियर। और दोनों का बट्टा कर दो, और V² R × T है, तो विभवांतर दोनों का समान होगा तो ये कट जाएगा, T आपका समय समान होगा, ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 1/R। और इस R के जगह पे, एक के जगह पे आपने ये दोनों को जोड़ा, मतलब श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम यहाँ पे R के जगह पे मतलब जो आया वो रखोगे, और एक बार समांतर क्रम में जो निकाल कर दोनों का आपको आया था तो उसको यहाँ पे रखोगे, और फिर कटाओगे पिटाओगे तो एक संबंधी 4 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कई बार करा चुका है तो छोड़ो, इसको मैं कराता नहीं हूँ, सीधे आप ये आप याद रखना। मैं आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि
लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। अब ये लघु परिपथन क्या होता है? देखो आपको हिंदी में ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था दृष्टिपटल या रेटिना। यहाँ पे अभी इसका इंग्लिश नाम लूंगा तो आप समझ जाओगे। शॉर्ट सर्किट को ही लघु परिपथन बोला जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता, मतलब स्थिर रहता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा के साथ साथ काफ़ी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है जब कहीं शॉर्ट सर्किट, यानी दो तार जब आपस में टकराते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और आप देखते हो कि वहाँ पे सब आपके इलाके में आपने देखा होगा लुत्ती होती सब मतलब फेंकने लगता है, आग वहाँ पे लग जाती है, तो ऊष्मा काफ़ी बढ़ जाती है और साथ साथ विद्युत धारा भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए घरों में क्या लगाया जाता है? वो फ्यूज तार लगाया जाता है, जिससे कि कभी शॉर्ट सर्किट हो कहीं पे और बहुत मतलब विद्युत धारा मान लो 240 वोल्ट की आती है घरों में, तो मान लो कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने का कारण 400 वोल्ट आने लगे, तो फ्यूज तार पहले ही टूट जाए और परिपथ पूरा टूट जाए, जिससे विद्युत धारा हम लोग के घर में आगे मतलब उपकरणों तक न जाए, जिससे जो भी उपकरण है जैसे टीवी कूलर फ्रिज वो जले नहीं, ठीक है। तो यही है शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन। इसमें ऊष्मा के साथ साथ विद्युत धारा का काफी मान बढ़ जाता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, उसके बाद ये आपका 7वां प्रश्न है। देखो इस पे स्टार मार्क मैंने लगाया है, मतलब ये प्रश्न आपका हट चुका है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हट चुका है, ठीक, क्योंकि ये जनित्र से संबंधित है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, लेकिन ये प्रश्न हट चुका है क्योंकि जनित्र आपका हट चुका है, मोटर आपका टॉपिक हट चुका है, तो इससे रिलेटेड ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी नहीं बनेगा, ठीक। तो चलो, तो ये रहे हम लोग, अब तक हमने इस पेपर के 20 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग आगे, जो खंड ब में अब आपका खंड अ के बाद खंड ब आपका 50 मार्क का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ठीक है। ये तो 20 मार्क का आपका ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा रुक जाओ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ 2-3 मिनट का, उसके बाद फिर आगे के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हाँ जी, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको। तो देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न में, ठीक, ये आपका फिजिक्स वाले पार्ट से है, इधर आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट से भी है। तो चलो बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते समय कहा था कि किरण आरेख बनाने को आता है। तो देखो ये प्रश्न आया हुआ है, जैसे किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। और यहाँ पे 2 दिया है, ए में दिया है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वही स्थिति दिया है कि जो वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, और सेकंड दिया है कि ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसका किरण आरेख बनाना है और प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति हमें बताना है। तो देखो इसके लिए पहले से मैंने बना रखा है, यहाँ पे देखो आपको लक्ष्य बैच वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, आपको ये पीडीएफ पूरा पूरा लक्ष्य बैच में मिल जाएगा, तो आप जाकर लक्ष्य बैच से इसको पढ़ लेना, ठीक। चलो, अब देखो यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए का हमने सॉल्यूशन किया है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ही वस्तु स्थित हो। तो जैसे हम लोग का ये देखो, ये हम लोग का अवतल दर्पण है भाई, ठीक, और ये हम लोग का ये मुख्य लाइन है, ठीक। यहाँ ये पोल है, ध्रुव है दर्पण का, ये फोकस यहाँ पे है, और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे देखो वस्तु की स्थिति हमें क्या बोला जा रहा है कि वस्तु की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो वस्तु यहाँ पे देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये स्थित है ये। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखो इसका किरण आरेख कुछ इसी प्रकार का होगा जैसे ये बनाया गया है। वस्तु से ये प्रकाश चलेगा तो ऐसे आएगा और दर्पण से टकराकर ऐसे फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगा। क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ वक्रता केंद्र से जो जाने वाला प्रकाश होगा जाएगा ऐसे और दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम से वापस आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वापस आ गया इस तरह। दोनों किरणें आपको यहाँ काट रही हैं, तो जहाँ दोनों किरणें काटती हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहाँ आपका ये प्रतिबिंब बन जाएगा, और जो ये मुख्य अक्ष से नीचे इससे प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर बनता है प्रतिबिंब तो सीधा होता है और नीचे बनता है तो उल्टा होता है। तो यहाँ प्रतिबिंब क्या हो गया? उल्टा हो गया, ठीक। और इस स्थिति के लिए आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब होगा और वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के यहाँ सामने बन रहा है, और सामने से मतलब नहीं होता है मतलब जो ये किरणें हैं देखो वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, आभासी रूप से नहीं काट रही है, वास्तव में काट रही है। तो इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से ये परे यानी दूर, ठीक है।
प्रकृति उसकी जो होगी वो वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा होगा। ऐसे लिख दोगे, आपका इसका पूरे का पूरा 2 मार्क मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। 1 मार्क ये लिखने का और ये 1 मार्क आपको किरण आरेख बनाने का, 2 मार्क मिल जाएगा। तो ये 2 मार्क का प्रश्न था ये वाला इसमें। और इसमें जो ये बी वाला प्रश्न है कि ध्रुव और फोकस के बीच, यानी वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तब क्या होगा। तो देखो इसका किरण आरेख यहाँ पे बनाया गया है। देखो वस्तु ये दर्पण के ध्रुव और फोकस ये जो है इसके बीच में यहाँ पे स्थित है, ये वस्तु है जो ए बी दर्शाया गया है। तो इससे देखो ये चलने वाला प्रकाश से यहाँ से आकर दर्पण से टकरा कर ऐसे फोकस से होकर इधर गुजर जाएगा। और जो वक्रता केंद्र से, यानी यहाँ पे जो आपका वक्रता केंद्र होगा, इससे आने वाला जो प्रकाश होगा, देखो ऐसे आने वाला जो प्रकाश होगा ये दर्पण से टकरा कर और पुनः उसी माध्यम से आपका वापस चला जाएगा। ये दोनों किरणें एक दूसरे को पीछे कितना भी बढ़ाओगे नहीं काटेगी, इसलिए आभासी रूप से इसको आप पीछे बढ़ाओगे, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब ये बन जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। और भैया आभासी रूप से किरणें काट रही है तो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप लिख दोगे कि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे तथा प्रकृति आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा होगा, ये लिख दोगे, आपका इसका भी 2 मार्क मिल जाएगा। तो आपका 4 मार्क की इस प्रश्न संख्या फर्स्ट के लिए 4 मार्क कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको क्लियर। चलो भाई, इसके बाद इधर हम लोग सेकंड प्रश्न करते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। और 4 मार्क का यह प्रश्न है, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। चलो इसको भी मैं सॉल्व कर लिया हूँ पहले से, इसको मैं आपको समझा देता हूँ जिससे टाइम न लगे, ठीक। यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई की, यानी हमें वस्तु की लंबाई दे दिया है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या भी दे दिया है। और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यानी वस्तु की दूरी दे रखा है। तो जो जो चीज़ें हमें दिया है रख लेते हैं। वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी जो आर है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कि कोई 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी है। और दर्पण से वस्तु की दूरी यहाँ पे दे रखा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है। दर्पण के सामने रखी है, दर्पण के इधर सामने, ठीक है। यानी दर्पण के सामने जो भी मतलब चीज़ रखी जाती है उनकी दूरी ऋणात्मक ली जाती है, दर्पण के पीछे की धनात्मक ली जाती है। तो इसलिए यहाँ दर्पण के सामने वस्तु रखी है उसका हमेशा, और वस्तु दर्पण के हमेशा सामने ही रखी जाती है, तो इसलिए वस्तु की जो दूरी हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती है। तो इसलिए दर्पण से वस्तु की दूरी यू से डिनोट, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। जो 20 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर लेंगे और इसको आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि ये दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, ठीक। अब देखो यहाँ हमें आर मालूम है कि आर का मान 30 सेंटीमीटर है, भाई वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ इसलिए लिख दो या चूंकि लिख दो, ये चूंकि, ठीक है। एफ बराबर आर बाई 2 ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो बराबर आर का मान 30 और बट्टे 2 यानी 15 सेंटीमीटर हम लोग की फोकस दूरी निकल कर आ गई। अब देखो इतनी चीज़ें हो गई, हमें अंत में क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग मतलब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। वी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो चलो अब हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जो भी चीज़ें हैं रख लेते हैं। 1 अपन में एफ का मान 15 है तो 15 रख लेते हैं। 1/v, भी का मान हमें मालूम नहीं, यही तो मालूम कर रहे हैं, तो भी इसको इसी तरह रहने देते हैं। प्लस 1 अपन में ये u है, 1 अपन में u का मान हम लोग का -20 है भाई, तो -20 हमने रख लिया। अब देखो ये ऊपर नीचे हम लोग माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/20, 1/v यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और ये 1/20 हो जाएगा। तो 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20 है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो इसको उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v, और पूरे को बदल देंगे तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20, और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1/v इक्वल टू ये 7 बटा आपका 60 आएगा, ठीक है। तो फिर दोनों तरफ का हम लोग ऊपर का नीचे मतलब इसको ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे तो ये v बराबर ये उल्टा हो जाएगा, 60/7 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो ये 8.75 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो यहाँ v का मान 8.57 सेंटीमीटर आ रहा है। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, जैसे u होता है, u आपका क्या होता है, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। और भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 8.57, यानी प्रतिबिंब दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो अब कहोगे किधर बनेगा, ठीक है, ये आपका दर्पण है भाई, ये दर्पण है आपका,
ठीक है, ये दर्पण का मुख्य पोल है, ठीक है, ध्रुव है, तो इससे 8.5 सेंटीमीटर इधर बनेगा कि इधर। तो देखो ये क्या है आपका v प्लस में आ रहा है भाई, प्लस में आ रहा है मतलब इधर की दूरी अब मैंने बताया कि धनात्मक ली जाती है, यानी दर्पण के पीछे इधर 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लो इधर कहीं 8.5 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो लिख दोगे वही कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। हमने कैसे पहचाना कि दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि यहाँ मतलब दूरी जो आ रही थी प्रतिबिंब की वो धनात्मक आ रही है। धनात्मक आने का मतलब कि दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक ली जाती है। अगर वही यहाँ पे माइनस आता तो इसका मतलब कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब देखो आगे क्या करोगे, आगे उसके हमें मतलब सब चीज़ें और भी कुछ चीज़ें बतानी है, प्रकृति आकार उकार सब चीज़ें बतानी है। तो देखो इसके लिए हमने स्थिति तो बता दी कि स्थिति कहाँ उसकी होगी, दर्पण के पीछे। अब देखो उसका हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखेंगे, चूंकि m इक्वल टू हम लोग आवर्धन क्षमता m इक्वल टू आई बटा ओ होता है वो, और वही बराबर होता है माइनस v बटा यू के, ठीक है। इससे अब देखो हमें i भी मालूम है, o भी मालूम है, ठीक है। नहीं, हमें i नहीं मालूम है। i क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हमें नहीं मालूम है। दूरी तो मालूम है कि दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन उसकी लंबाई नहीं मालूम है, ठीक। वो हमें मालूम है, ओ यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये तो हमें शुरू में ही दिया था 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, ठीक है, तो वो मालूम है। भी हमने मालूम कर लिया, ठीक है, और यू तो हमें पहले से मालूम था। तो जो अब चीज़ें हैं उनको रखते हैं भाई। तो आई का मान, अब इसको इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं और आई बटा ओ इक्वल टू माइनस वी बटा यू से, ठीक है। आई का मान हमें नहीं मालूम तो उसको उसी तरह छोड़ते हैं। ओ का मान हमें 5 मालूम है, ठीक है। और भी का मान हमने क्या निकाला भाई, भी का मान यहाँ हमने 8.57 निकाला, तो यहाँ माइनस भी है तो इसके आगे माइनस हो जाएगा। और यू का मान हम लोग का -20 पहले से मालूम है, तो -20 हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा आपका। और आई बराबर तब क्या होगा, ये देखो 5 इधर बट्टे में है तो इधर जाकर गुणा होगा, यानी 8.57 गुणे 5 और ये बट्टे में 20 है तो 20। अब इसको आप सॉल्व करते रहना है, इसको सॉल्व करोगे तो 2.437 सेंटीमीटर आएगा। यानी आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 2.437 सेंटीमीटर। क्लियर। अब लिख दोगे कि यथा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और 2.43 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आभासी बनेगा क्योंकि भाई पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो इसलिए, ठीक। चलो तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर पूरा का पूरा। 4 मार्क इसका आपको मिलेगा भाई, 4 मार्क। थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन 4 मार्क तो आपको मिल भी रहा है, 4 मार्क बहुत होता है। चलो तो ये आपका क्लियर। अगला देखो, अगला प्रश्न तो ये तो काफ़ी आसान है, सीधे फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। 4 मार्क में पता नहीं कैसे ये दे दिया है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड लिखा है यानी टी का मान हमें 1 सेकंड दिया है, ठीक। यहीं पे पकड़ नहीं पाएंगे, हाँ इसीलिए तो दिया है यह सवाल, लड़के यहीं पे पकड़ नहीं पाएंगे। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा, उष्मा तो सीधे सीधे लिखा है भाई, हीट एच का मान 100 सेंटीमीटर है और यहाँ प्रतिरोध आर बराबर 4 ओम है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए लड़के इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे प्रति सेकंड लिख दिया है, प्रति सेकंड मीन्स टी का हमें मान दे दिया है 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो हमें आर मालूम है, एच मालूम है, हमें टी मालूम है, तो यहाँ हम लोग का एक फार्मूला होता है हीट का, उष्मा का, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर इंटू टी, ठीक है। हालांकि हीट के कई फार्मूले होते हैं लेकिन ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर इसमें है, एच हमें पहले से दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो भी चीज़ें दिया है उसको लिख लोगे ऐसे कि दिया है आर बराबर 4 ओम, टी बराबर 1 सेकंड, एच बराबर 100 जूल, ठीक। अब देखो तब एच बराबर वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी से, ये तो आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से एच के जगह पे आप जो भी दिया है 100 जूल 100 रख लो, वी स्क्वायर को उसी तरह रहने दो, अपन में आर का मान हमें 4 दिया तो 4 और गुणे ये टी का मान 1 दिया है तो 1। अब देखो ये से कोई मतलब नहीं, गुणा होगा तो वही होगा, और देखो ये बट्टे में 4 इधर गुणा होगा तो 400 हो जाएगा, यानी 400 बराबर वी स्क्वायर, तो वही वी स्क्वायर बराबर 400। तो अब देखो दोनों तरफ का आप अंडर रूट करोगे, ठीक है, तो ये भी बाहर निकलेगा तो भी मतलब वी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, भी हो जाएगा, और ये 4 से बाहर निकलेगा तो 20 हो जाएगा। तो भी का मान आपका 20 वोल्ट आ जाएगा, भी क्या है विभवांतर, तो 20 वोल्ट आपका आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो तो ये भी प्रश्न हो गया, तो हमने इस प्रश्न को भी कर लिया, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें का, तो ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। बाकी देखो ये चौथा जो प्रश्न है आपका, जो चौथा प्रश्न है ना, पैटर्न यही रहने वाला है, सेम 2024 में भी यही पैटर्न होगा। चौथा प्रश्न जो रहेगा इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है।
मतलब आपके ये 6 मार्क वाला प्रश्न है, ठीक है, लंबा वाला दीर्घ उत्तरीय। लेकिन यह देखो आपका यह प्रश्न एक यहाँ पे दिया रहेगा और था में कर दिया रहेगा, दोनों में इसको ये करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया है 2023 वाले पेपर में, ये दोनों आपका हट चुका है आपका सिलेबस से। तो चलो अब इसको नहीं करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। तो अब अगला प्रश्न आपका उपखंड ख आ जाता है, जो आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन है। तो चलो अब केमिस्ट्री वाले सेक्शन के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर बायो वाले सेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग का जो ईजे वाला जो ये पेपर कोड है, ये आपका दी इंड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, दी इंड हो जाएगा। क्लियर। चलो चलो भाई, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उपखंड ख के जो है केमिस्ट्री वाले। तो इसमें अब पहला, या एक तरह से देखा जाए तो चौथे के बाद पांचवा ये प्रश्न है, और केमिस्ट्री का पहला प्रश्न है। ये क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए भाई, संरचनात्मक सूत्र लिखना है। और इसमें 4 ठे दिया हुआ है कि मेथेनॉल, प्रोपाइन, पेंटेनॉन 3, ब्यूटेनॉन 2, और इसका आपको कितना, प्रत्येक का 1-1 मार्क यानी 4 मार्क मिलेगा। इसका संरचनात्मक सूत्र बनाना है, ये आईपीएस ने से रिलेटेड ये ऐसे प्रश्न है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग का मेथेनल का बनाना है भाई। देखो मेथेनल अंत में, हाँ जी, तो चलो एक्चुअली मैं इसको बता ही रहा था, इसमें का 1-2 क्वेश्चन बताया हुआ था। तब तक एक्चुअली मेरी बैटरी बैठ गई मोबाइल की, और मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। तो चलो मैंने चार्ज कर दोबारा कर लिया है। अब इसको मैं आपको दोबारा इसको बता देता हूँ, ठीक है। 1 की 2 बताया था, लेकिन चलो इसको दोबारा से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, और दिया है मेथेनॉल, प्रोपाइन, ब्यूटेनॉन 3 और ब्यूटेनॉन 2, ठीक है। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। मेथेनल का हम लोग संरचना सूत्र यानी वही इसका फिगर बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक, देखो मेथेनल है, इसके लिए एक पेज ले लेता हूं यहाँ पे। चलो पहला जो हम लोग का है, ठीक है, इसमें क्या बनाना है, पहले क्वेश्चन में हम लोग का मेथेनल का, मेथेनल, देखो इसको अलग अलग करोगे तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, इसको अलग अलग करोगे तो कुछ ये इस प्रकार का हो जाएगा, मेथेन प्लस अल, मेथेन प्लस अल मिलकर ही बना है क्या, मेथेनॉल। यानी इसमें आपका अल जुड़ा हुआ है, और अल किस में जुड़ता है भाई, आपका एल्डिहाइड में अंत में अल जुड़ता है। ठीक, इसका मतलब कि इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इधर आपका एल्किल समूह कोई जुड़ा होगा, ठीक है, जैसे CH3 CH2 कोई भी। इसको थोड़ा फैलाओगे, मतलब ये एल्डिहाइड को तो ये ऐसे भी होता है, कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर आपका हाइड्रोजन लगा होता है, और इधर कोई भी आपका एल्किल समूह लगा होगा। क्लियर। तो ये आपका एक तरह से ये क्रियात्मक समूह का ये आपका फार्मूला हो गया, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है। तो ये या ये दोनों सही है। तो अब देखो यहाँ पे मेथेनल है, यानी मेथेन है यहाँ पे भाई। तो मेथ मीन्स कार्बन आपका कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। कार्बन 1 होता है तो मेथ बोलते हैं, 2 होता है तो एथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथ एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, आपने पढ़ा होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक, तो चलो अब मेथेनल का हमें क्रियात्मक समूह हमें पता चल गया यहाँ पे, ठीक है, कि CHO इसमें लगा है। तो अब इसमें हम लोग इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो भाई हम लोग का कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन, और डबल के बॉन्ड के साथ यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ये तो आपका मतलब एल्डिहाइड हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, और कार्बन 1 ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का मेथ है तो कार्बन 1 पहले से ही इसमें कार्बन 1 है, तो हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, बस यही आपका हो गया मेथेनल। क्लियर। अब देखो यहीं पे आपका जैसे प्रोपेनल या ब्यूटेनल, मान लो ब्यूटेनल ही, ब्यूटेनल आपका कर दिया, तो इसका कैसे बनाओगे, मैं एक अन्य उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक, ब्यूटेनल का हमें क्रियात्मक समूह मतलब सॉरी संरचना सूत्र बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो अब देखो ब्यूटेनल अंत में अल जुड़ा है, मतलब ये भी एल्डिहाइड है, और देखो ब्यूट है यानी वही ब्यूटेन, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, जहाँ कार्बन की संख्या 4 हो, कार्बन कितने हो, 4 हो, तो हम लोग का ब्यूटेनल अल है भाई, तो इसमें CHO जुड़ा है, इसका मतलब इसमें पहले से ही एक कार्बन होगा इसके क्रियात्मक समूह में, तो 3 और लगा देंगे यानी 4 कुल मिलाकर, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन तो ब्यूट हो गया। ठीक, अब देखो ब्यूटेन है, ठीक, तो सब में सिंगल बॉन्ड आपका रहेगा। क्लियर। अब हमें क्रियात्मक समूह यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अब देखो क्रियात्मक समूह भाई कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक, और इनका अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, इसमें भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे इधर 1 लगा दो, इधर 1 लगा दो, क्यों, क्योंकि एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से साझेदारी, और इसमें तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक, इस प्रकार देखो ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेनल हो गया, क्यों, क्योंकि मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक, और यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे ये आपका अल के कारण यहाँ आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। तो कैसे आपको संरचना सूत्र बनानी है ये, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का। चलो
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रोपाइन। देखो प्रोपाइन है, बी वाला क्या है भाई, प्रोपाइन। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, हम लोग का बी वाला प्रोपाइन है। अब देखो ये क्या है, प्रोपाइन, यानी आपने पढ़ा होगा 3 ग्रुप, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, तो ये एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन, ठीक। और प्रोपाइन क्यों है, तो भाई कार्बन की संख्या कितनी है, प्रोप है, यानी कार्बन की संख्या, मेथ एथ प्रोप, कार्बन की संख्या आपकी 3 होगी इसलिए प्रोप बोला है। और आइन इसलिए जुड़ा क्योंकि यह एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन ग्रुप में आप जानते हो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर। तो चलो अब इसका हम लोग संरचना सूत्र बना लेते हैं भैया। प्रोपाइन यानी कार्बन 3, तो 1 2 3, कार्बन 3 हो गया भाई। अब देखो प्रोपाइन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड रख दो एक, और यहाँ एक आपको कम से कम ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच रहना चाहिए, क्योंकि प्रोपाइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी रख सकते हो, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। अब इसको पूरा पूरा आप संतुलित कर दो। अब देखो यहाँ पे 3 से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 3 इधर से साझेदारी करेगा, तो यहाँ अष्टक पूरा करने के लिए एक 4 की जरूरत पड़ेगी, और 4 इसके पास पहले से ही होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, ऊपर लगा दो कहीं, तो मान लो इधर मैंने हाइड्रोजन लगा लिया, ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इधर ही लगाना है, ठीक। अब देखो इसमें 3 इधर से, तो इधर इसमें भी एक लगा दो, इसमें एक लगा दो, तो इसका भी अष्टक भाई 3 4 भाई 5 हो जाएगा। यहाँ पे भाई नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप मत लगाओ, ठीक। यहाँ पे नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर से और एक इधर से सरदारी किया हुआ है। इसमें देखो एक इधर से और एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये आपका ये प्रोपाइन का आपका ये संरचना सूत्र हो गया कुछ इस प्रकार। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3 सिंगल बॉन्ड सी, उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको फैलाओगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको संरचना सूत्र में ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूरा अच्छे से फैलाकर ऐसे लिखा जाता है, तो ये ठीक रहेगा। तो ये आपका प्रोपाइन हो गया है मेरे दोस्त, ठीक। आपको समझ में आ गया। अब चलो अगला, अगला इसमें कर लेते हैं। अगला क्या है हम लोग का, पेंटेनोन 3 है भाई, पेंटेनोन 3। पेंटेनोन 3 का किस तरह बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे पेंटेनोन, अब 3 पहले छोड़ो, पेंटेनोन, देखो नोन आ गया। तीसरा क्या है, पेंटे प्रेन नहीं भाई, पेंटेनोन 3, ठीक। अब देखो पेंटेनोन, नोन आ गया अंत में, ठीक है, यानी इसमें पेंटेन प्लस ऑन जुड़कर पेंटेनोन हुआ है, यानी अंत में क्या जुड़ा है, ऑन, पेंटेनोन, यानी ऑन जुड़ा है। और ऑन किस में जुड़ता है भाई, कीटोन में जुड़ता है, कीटोन में अंत में ऑन होता है, ओ यानी ऑन, ठीक। इस हिंदी में ऐसे लिखते हैं ऑन। तो ये आपका कीटोन ग्रुप है इसका मतलब। और कीटोन क्या होता है भाई, कीटोन आपका होता है CO, ठीक है। और यहाँ आपका एल्किल समूह इधर भी जुड़ा होता है इसमें, और इधर भी आपका एल्किल समूह जुड़ा होता है, ठीक। आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ ऑक्सीजन, या इसको फैलाते हो तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, कि मतलब ये कार्बन इधर इसके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन इससे जुड़ा होता है, इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह, आर मीन्स एल्किल समूह, मतलब जैसा CH3 हो गया, CH5 हो गया, ऐसे कहने का मतलब, ठीक है। तो चलो अब तो इसका हम लोग क्रियात्मक मतलब समूह हमें पता चल गया कि कीटोन है इसमें, तो अब बनाते हैं हम लोग। और 3 लिखने का मतलब कि जो क्रियात्मक समूह है तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो अब चलो इसका फिगर बनाते हैं। अब देखो पेंटेनोन है, यानी पेंटेन है, पेंटेन प्लस ऑन, तो पेंटेन मीन्स कार्बन की संख्या कितनी, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 5 हमें कार्बन, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, क्योंकि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेनोन है मतलब वही पेंट, तो उसके लिए 5 कार्बन। अब देखो इसमें कीटोन, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई, पेंटेनोन, ऑन है मतलब कीटोन जुड़ा हुआ है, और 3 लिखने का मतलब तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कीटोन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, कीटोन में डबल बॉन्ड के साथ किसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है, तो इधर भी देखो ये एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह। इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक इधर से है, तो एक इधर से लगा दो हाइड्रोजन, एक इधर से लगा दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये CH2 हो गया, और इधर भी देखो H इधर एक लगाना पड़ेगा, एक H इधर अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये भी आपका CH2 हो गया। तो इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह, और यहाँ बीच में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और 1 2 तीसरे नंबर पे जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखने का मतलब तीसरे नंबर पे, अगर 2 लिखा होता है तो यहाँ पे आप लगाते ये, ठीक, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ गया। तो चलो अब इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड लगा दो, और इसका अष्टक पूरा करने के लिए भाई एक इधर से साझेदारी हो रही है, तो 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो 3 और लगा दो, 4 आपको करना होता है, 4 से साझेदारी, और 4 तो कार्बन के पास पहले से ही होता है। इसका भी आप कर दो 1 2 3 और 4। तो ये आपका पूरा पूरा फिगर हो गया पेंटेनोन 3 का। अब देखो ठीक है, 1 2 3 इधर से भी आप गिनोगे तो 3, इधर से भी गिनोगे तो 3, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये क्या हो गया,
पेंटेनोन 3 का ये पूरा पूरा संरचना सूत्र हो गया। ठीक, आपको बना बनाया हुआ लक्ष्य बैच आप ज्वाइन किए हो ना, लक्ष्य बैच अगर ज्वाइन किए हो तो उसमें आपको अच्छे से देखो, यहाँ डिटेल में आपको ये फिगर सारे के सारे बनाए हुए मिलेंगे। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा वाला फिगर, अभी ये हमने तीसरा जो ये बनाया ये वाला फिगर है। ठीक, और आपका चौथा ये फिगर है, यहाँ पे देख सकते हो। चलो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट, इसको भी इधर मैं समझा देता हूँ। तीसरे के बाद चौथा क्या है, ब्यूटेनॉन 2 है, सिंपल है, ये भी डी वाला इसी ग्रुप का है, ब्यूटेनॉन 2 है भाई, नॉन यानी अंत में वही ब्यूटेन प्लस ऑन यानी ऑन जुड़ा है, तो ये भी आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, और ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट है भाई, इसका मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, कार्बन की संख्या कितनी, 4। ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, कार्बन की संख्या 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो कीटोन, कीटोन का क्या होता है भाई, CO होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है यानी दूसरे नंबर पे, तो इधर से 1 2 ये पड़ेगा दूसरे नंबर पे, या इधर से भी 1 2 यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, आपका मन, कहीं भी लगा सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, तो कार्बन के साथ इधर हम लोग का डबल बॉन्ड के साथ इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा, और यहाँ पे आपका एल्किल समूह इधर, और इधर एल्किल समूह, तो यहाँ आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया, एक दूसरे नंबर पे, क्योंकि 2 लिखा था। ठीक, इधर से भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, आपका मन। ठीक, चलो 2 फिगर मैं बना देता हूँ, ये पहला फिगर है। ठीक, अब इसका अष्टक पूरा कर दो, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ पे इसका अष्टक पूरा करोगे तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, और इसमें भी आप इसका अष्टक पूरा कर दो, ये पूरा पूरा आपका फिगर हो गया ब्यूटेनॉन 2 का। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 आपका कार्बन हो गए भाई। अब देखो ब्यूटेनॉन यानी कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे, तो 1 2 इधर से भी आप दूसरे नंबर पे ये लो, ये हो गया आपका भाई, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, और इधर आपका एल्किल समूह, इधर एल्किल समूह, मतलब यहाँ पे कीटोन आपका ग्रुप हो गया। अब इन सबका अष्टक पूरा कर दो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखो इसका 2 3 और इधर 1 2 और 2 4 हो गया। ठीक, इसका हमें लगाना है, तो एक इधर से 2, ये 3 और इधर से एक 4, और उसको 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसका भी अष्टक पूरा। तो ये भी फिगर सही है, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि इधर से भी 1 2 गिनती करोगे तो दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, और इसमें भी 1 2 इधर से गिनती करोगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो ये ब्यूटेनॉन 2 ये भी सही हो जाएगा फिगर, ये भी सही हो जाएगा, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, लेकिन उससे पहले देखो आपके मन में एक डाउट उत्पन्न हो रहा होगा, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। आप सोच रहे हो कि भैया अगर ये फिगर दे दे और इसका नाम लिखने को हमें बोले तो नाम कैसे लिख पाएंगे हम लोग। ठीक, तो देखो नाम लिखते समय आप, ठीक कैसे, ये आपको नाम लिखना है इसका, तो देखोगे सबसे पहले कि क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगा है, ठीक है, तो यह किधर से नज़दीक आ रहा है। अगर इधर से गिनते हो 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से गिनते हो तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो जिधर से कम पे आता है वही लेते हैं। ठीक, अब देखो तो जैसे 1 2 3 4 कार्बन हो गए, मतलब ब्यूटेन, और ये कौन सा जुड़ा है भाई, 1 2 3 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन हो गया भाई, और सब में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच, तो आपका ब्यूटेन हो गया। अब देखो ये आपका कीटोन जुड़ा है, तो ब्यूटेन में ओन जुड़कर ब्यूटेनॉन हो जाएगा, और एक दूसरे नंबर पे ये है, तो इसलिए 2, तो इसलिए अब इसका नाम आप लोग लिख दोगे ब्यूटेनॉन 2। क्लियर, समझ में आ गया नाम कैसे लिखना है। हमेशा आपको जहाँ से जो क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े उधर से ही लिया जाता है। चलो, अब चलो ये आपका ओके, 4th नंबर भी हो गया, यानी सारा का सारा हो गया आपका। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे करते हैं। देखो ये प्रश्न संख्या 6 ना, ये कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, उनका आपको ये सब लिखना है। ये आपका आवर्त सारणी वाला चैप्टर था, ठीक है, वो हट गया है अब, तो इसको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, 7वें प्रश्न में निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और ABCDEF शायद 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का 1 1 मार्क, यानी 6 प्रश्न का 6 मार्क आपको मिलेगा। चलो 6 के 6 जो प्रश्न इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट, और इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को, 1 मिनट। चलो देखो पहला इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट। यहाँ पे देखो हम लोग का क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ क्या बनाएगा ये बताना है। तो देखो सोडियम सल्फेट का हम लोग का फार्मूला क्या होता है भाई, वो हो जाएगा Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड ये होता है BaCl2। ठीक है, ये अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ बेरियम सल्फेट बना रहा है, यानी BaSO4 बना रहा है, प्लस यहाँ डाट डाट यहाँ क्या आएगा यहाँ ये भी बताना है। तो देखो जब Na2SO4 से क्रिया करेगा, तो देखो Na2SO4 से BaCl
टू क्रिया करेगा यानी बेरियम क्लोराइड, तो देखो यहाँ पे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। ये देखो, ये जो बेरियम है, ठीक है, सल्फेट के साथ मतलब जुड़कर बेरियम सल्फेट बना लिया, और यहाँ पे जो ये सोडियम होगा क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लेगा। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी अभिक्रिया। अब इसको संतुलित भी करना है हमें, तो चलो देख लेते हैं भाई। इधर हम लोग का देखो सोडियम कितना है, इसके लिए रुक जाओ, एक अलग सा पेन ले लेता हूँ। ठीक, इधर देखो हम लोग का, इधर इधर पूरा पूरा देखते हैं। इधर सोडियम हम लोग का 2 है केवल यहाँ पे, और इधर देखो सोडियम हम लोग का केवल 1 है यहाँ पे, तो इसलिए इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 सोडियम हो जाएगा। ठीक, अब सल्फेट आयन देखा जाए तो SO4, केवल एक सल्फेट आयन है, एक सल्फेट आयन है, सल्फेट का मामला क्लियर है। अगर बेरियम देखा जाए तो Ba, ठीक, एक है, यहाँ पे भी एक है। क्लोरीन देखा जाए तो यहाँ पे देखो Cl2 और कहीं नहीं है, और इधर देखा जाए तो देखो Cl है, आगे 2 लिखा है, मतलब ये भी 2 है, तो बिल्कुल यहाँ केवल 2 लगा दो, आपकी संतुलित हो गई समीकरण। ठीक, तो पहला क्लियर, चलो पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा वाला करते हैं भाई। दूसरा वाला क्या है कि मरकरी ऑक्साइड को उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं, तो वो मरकरी और प्लस किस में ये टूटता है ये बताना है। तो मरकरी ऑक्साइड क्या होता है, मरकरी का फार्मूला क्या होता है भाई, मतलब वही सूत्र क्या होता है, Hg। ठीक है, Hg मरकरी का प्रतीक कह लो, सूत्र कह लो। ठीक है, और ऑक्साइड है तो मरकरी ऑक्साइड HgO होता है। ठीक, अब देखो इसको हम लोग गर्म करते हैं, तो यहाँ तापन का यहाँ चिन्ह लगा दो, गर्म करते हैं तो क्या होता है कि यह मरकरी में, ठीक है, यानी Hg मरकरी में और ऑक्सीजन में यानी O2 में टूट जाता है। सिंपल, ये आपकी पूरी पूरी अभिक्रिया होती है। अब इसके लिए हमें संतुलित करना है इसको, तो देखो यहाँ HgO था, मरकरी ऑक्साइड था, यहाँ आपका Hg हो गया, और यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन में टूट गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दो कि ऑक्सीजन 2 हो जाए, तो इधर ऑक्सीजन 2, लेकिन अब मरकरी इधर 2 हो गया, तो यहाँ मरकरी 2 करने के लिए यहाँ इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखो ये संतुलित भी हो गया पूरा का पूरा। आप देख लो, इधर 2 मरकरी, इधर 2 मरकरी, एक इधर मतलब 2 ऑक्सीजन इधर, इधर भी 2 ऑक्सीजन, सिंपल मामला है। चलो, तो ये आपका पहला दूसरा हो गया। तीसरा करते हैं भाई। तीसरा क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट प्लस क्या यहाँ पे बनाता है, आपको वो भी लिखना है और संतुलित भी करना है। तो चलो देखो, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी वही तेजाब H2SO4, ठीक है इससे अभिक्रिया करता है, तो देखो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनाता है, और प्लस यहाँ क्या बनाएगा ये भी हमें बताना है। तो देखो, जब जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो भाई हाइड्रोजन से जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेगा, तो यहाँ बनाया है। और उसके बाद क्या बनाएगा, तो उसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस बना लेगा साथ में, इसको ऐसे लिख दो कि हाइड्रोजन गैस, ये गैस का चिन्ह है। ठीक, चलो बाकी तीर नहीं देते हो तो भी काम चल जाएगा, H2 का निर्माण कर लेगा, सिंपल। अब इसको संतुलित करना है, चलो इसको संतुलित कर लेते हैं। देखो तीर के इधर पूरा हम देखते हैं, जिंक हम लोग का 1, जिंक 1, ठीक, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2, सल्फेट का 1 आयन, सल्फेट का 1 आयन, ये संतुलित भी है पूर्ण रूप से, इसको संतुलित करने की कोई जरूरी ही नहीं है। चलो ये तीसरा हो गया। चौथा कर लेते हैं भाई। चौथा क्या है, डी वाला, आयरन कापर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ डाट डाट दिया है, यहाँ पे आपको बताना है क्या बनता है, और प्लस कॉपर दे दिया है। तो आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, Fe, ये आयरन होता है। ठीक, चलो प्लस कापर सल्फेट यानी CuSO4 कापर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ क्या बनता है ये आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे हमें दे दिया कि प्लस कापर बन रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, तो देखो जब Fe CuSO4 से अभिक्रिया करेगा तो ये Fe लोहा कापर को विस्थापित कर देगा कापर सल्फेट के विलयन से। ठीक, तो इसलिए कापर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया है, और यहाँ क्या बनाएगा, FeSO4, ठीक है, FeSO4 का निर्माण कर लेगा। ठीक, आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेगा और प्लस कापर को विस्थापित कर देगा, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब चलो इसको संतुलित कर लेते हैं। अगर संतुलित करते हैं तो देखो यहाँ लोहा 1, ठीक, कापर एक, सल्फेट का 2 आयन, सल्फेट का 1 आयन, सल्फेट का 1 आयन, यानी ये भी पूरी तरह से एक तरह से संतुलित है, संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है इसको भी। चलो, तो ये हम लोग का चौथा, ये डी वाला हो गया, यानी चौथा हो गया। पांचवा एक इधर होगा उस बगल, तो चलो उसको भी देख लेते हैं भाई। 1 मिनट, इसको मैं इस बगल करता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, यानी वही इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो देखो इसका हम लोग समीकरण लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO में टूट जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, CO2। अब देखो इसको संतुलित भी कर लो। देखो यहाँ पे संतुलित करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे कैल्शियम Ca, तो यहाँ पे Ca कैल्शियम हम लोग का, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे देखो CO3 यानी एक कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ भी है और ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे 2 संतुलित भी है भाई, ये बिल्कुल इसको संतुलित करने की जरूरत भी नहीं है इसको भी। ठीक, चलो ये क्लियर है, सब कुछ अच्छा है। अगला हम लोग 5वें के बाद 6 नंबर कर लेते हैं। 6 नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि जिंक। जिंक क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक नाइट्रेट प्लस यहाँ बताना है कि क्या बनाता है। ठीक, तो जिंक Zn, जिंक हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या होता है Ag होती है और नाइट्रेट NO3, तो AgNO3 हो गया। ठीक, ये अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट Zn, ठीक है, NO3, ठीक है, जिंक नाइट्रेट, और यहाँ पे ट्वाइस का निर्माण करेगा क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज होगा। अब देखो प्लस उसके साथ यहाँ क्या बनाएगा हमें ये भी बताना है। तो देखो जिंक AgNO3 से यानी आपका सिल्वर नाइट्रेट से मतलब सिल्वर को विस्थापित कर देगा और इसके जगह पे खुद आ जाएगा और नाइट्रेट के साथ मिलकर जिंक नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, और Ag को विस्थापित कर देगा यहाँ पे, मतलब अलग कर देगा, तो ये जी यहाँ अलग हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, Ag यहाँ पे बनेगा। ठीक, अब इसको संतुलित भी हमें करना है, तो चलो संतुलित भी कर लेते हैं। अब देखो तीर के इधर देखते हैं कि कौन सा कितना है, तो जिंक इधर 1 है, अगर देखा जाए तो यहाँ भी जिंक 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग का चांदी देखा जाए तो Ag, देखो यहाँ पे चांदी हम लोग का Ag, यानी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर हम लोग नाइट्रेट देखें, ठीक है, तो नाइट्रेट में देखो NO3, यहाँ पे देखो नाइट्रेट और NO3 यहाँ पे और ट्वाइस है, मतलब इस 2 है भाई, तो इसलिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो ये 2 संतुलित होगा। लेकिन इसके कारण Ag गड़बड़ हो जाएगा, Ag इधर 2 हो जाएगा, तो Ag इधर 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो देखो अब संतुलित हो गया पूर्ण रूप से। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लियर, ये प्रश्नोत्तर संख्या इसमें का 6, मतलब इसका 6 के 6 जो भी हम लोग संतुलित करना था समीकरण सबको लिख लिया, संतुलित भी कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। इसमें अथवा वाला प्रश्न है, अथवा वाला करते हैं। यहाँ पे देखो ये अथवा वाला है। ठीक, चलो इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो इसमें हमें क्या करना है, अगले प्रश्न इसमें अथवा है। आपको एग्जाम में ना कि तो ऊपर वाला करना है कि तो ये दोनों में से कोई ये करना है, क्योंकि अथवा दिया है। तो चलो अथवा वाला को भी हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इस पे हमें टिप्पणी लिखना है। ठीक, और 2 + 2 यानी आपका 6 मार्क ये भी है। ठीक, 6 मार्क वो भी था, आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना था, तो 6 मार्क उसको करोगे तो मिल जाएगा, या फिर इसको भी करोगे तो मिल जाएगा। आपको दोनों में इसको ये करना होगा। तो चलो हम इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी में ये आएगा, किसी में ये आ सकता है। चलो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, लिखना है हमें हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया पे। हाइड्रोजन की जो दहन अभिक्रिया है उस पर टिप्पणी लिखना है कि हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलो यहाँ पे देखो पहले से मैंने लिखा हुआ है, आपको पढ़कर बता देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया क्या होती है। देखो जब हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया होती है। क्लियर, तो आप लिख दोगे कि हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोजन की हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन की नहीं, हाइड्रोकार्बन है भाई, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया आप हेडिंग डालकर लिखोगे कि हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे में ये एक हाइड्रोकार्बन है CH4, इसके साथ देखो ये ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे ये 2 लगाया गया है संतुलित करने के लिए। तो ये आप एक समीकरण लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा सिंपल। तो यह आपका हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया हो गया। उसके बाद दिया है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो इसमें आप लिखोगे कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, वह कार्बनिक यौगिकों की या कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण के तौर पे जैसे CH4 है। ठीक, यह क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो इसमें से CH4 से एक कार्बन विस्थापित हो जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे विस्थापित हो गया है और क्लोरीन के साथ मिलकर नहीं, कार्बन नहीं विस्थापित हुआ है, हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, हाइड्रोजन हट गया है। ठीक, और यहाँ पे देखो इस क्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन से क्या हुआ है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन के अणु है, Cl2 है, तो एक अणु इसके साथ मिलकर CH3Cl बना लिया है। ठीक, और इसमें से एक आपका हाइड्रोजन विस्थापित होकर एक क्लोरीन अणु के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया है। ठीक, तो क्लोरीन की विस्थापन अभिक्रिया देखो इसमें से एक आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। ठीक, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, और ये चूंकि CH4 क्या है, मतलब एक
कार्बनिक यौगिक है तो इसलिए इसको बोल देंगे कार्बनिक यौगिकों की विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल। तो ये लिख कर ये उदाहरण लिख दो, आपका काम हो गया। तो 2 मार्क इसका मिल जाएगा। अगला इसमें प्रश्न है, एक और देख लेते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। ठीक, चलो हाइड्रोजनीकरण देख लेते हैं और फिर ये आपका केमिस्ट्री वाला भी सेक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। 1 मिनट, इसको इधर है, मैं आ जाता हूँ इस बगल। देखो ये क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हाइड्रोजनीकरण क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, वह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर कर किसकी उपस्थिति में, निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कर कर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे देखो ये क्या है, सी और डबल बॉन्ड सी, मतलब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, मतलब ये आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, आपका एल्कीन समूह का है, और एल्कीन क्या है, आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये C2H4 है। ठीक है, C2H4 है, ये ऐसे भी कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे आपका इससे हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है निकेल की उपस्थिति में। तो देखो ये क्या बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 2 कार्बन, यानी C2H6 बना रहा है। और C2H6 क्या होता है, एथेन होता है भाई, मेथ एथ, यानी ये एथेन हो जाएगा। ठीक, यानी एल्केन ग्रुप का ये हो जाएगा। तो ये आपका असंतृप्त, क्योंकि एल्केन ग्रुप के जितने भी मतलब यौगिक होते हैं वो आपके संतृप्त होते हैं, संतृप्त। तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन, निकेल अथवा पैलेडियम की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो यह पूरी यह मतलब अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल वही यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में पूरा का पूरा। तो ये हो गया आपके एग्जाम में है, तो ये आप लिख कर, और ऐसे भी लिख सकते हो उदाहरण, या ऐसे भी लिख सकते हो, आपका काम हो जाएगा, आपका इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो सारा का सारा टिप्पणी लिखने वाला हो गया। अब चलो ये आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन समाप्त हो गया। देखो टाइम इसलिए लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अथवा वाला प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं साथ में, ठीक, इसलिए टाइम लग रहा है। तो चलो ये हो गया। अब हम लोग उपखंड ग में आ जाते हैं। उपखंड ग में हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसमें अब ये बायो के आपके सेक्शन के प्रश्न हो जाएंगे, बायोलॉजी वाले। तो चलो इनको देख लेते हैं। अब देखो इसमें 8वां प्रश्न हो गया। इसमें 4 प्रश्न पूछा है, ABCD कर कर। पहला पूछा है कि आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। बी पूछा है कि लसिका और रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। और सी पूछा है कि कायिक जनन किसे कहते हैं। और डी पूछा है कि हृदय का क्या कार्य है। ठीक, और ये आपका ये 2 1-1 मार्क का, और इसमें आपको 2-2 अंतर लिखने का आधा मार्क, यानी 1 मार्क मिलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न 8वें का जो ए है, उसमें आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताना है। तो ऐसे आप 2 कामा मतलब ऐसे खींचकर एक तरफ आक्सीय श्वसन लिख लो, एक तरफ अनाक्सीय श्वसन। और आक्सीय श्वसन में लिखो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण आक्सीय श्वसन कहलाता है। ठीक, और इसका सेम इसका उल्टा यहाँ पे लिख दो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनाक्सीय श्वसन कहलाता है। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, और यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक, समझ में आ गया कि यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीय श्वसन कहलाता है। तो अगर 2 मार्क में या 1 मार्क में आ जाए कि ऑक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। सिंपल ये डिफिनीशन हो गया ऑक्सीय श्वसन की, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीय श्वसन कहलाता है। और अनाक्सीय श्वसन क्या कहलाता है, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनाक्सीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ अनुपस्थिति में, ठीक है, और यहाँ उपस्थिति, ये 2 अंतर भी हो गया आप मतलब इसमें, क्योंकि विपरीत है दोनों। अब देखो सेकंड इसमें क्या है कि ऑक्सीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है। और यहाँ पे क्या है कि अनाक्सीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। तो ये 2 अंतर आप लिख लोगे, आपका काम हो गया। तो ऑक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर हो गया 8वें के ए में। बी में हमें लसिका और रुधिर में अंतर बताना था। ठीक है, तो लसिका और रुधिर में अंतर देख लेते हैं। एक तरफ आप लसिका कर लो, एक तरफ रुधिर कर लो। ठीक, लिख लो पहला कि यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। जो लसिका होती है कि तो रंगहीन होती है या हल्के पीले रंग की होती है, लेकिन हम लोग का रुधिर लाल होता है, तो आप लिख दो कि यह लाल होता है। ठीक, अब देखो सेकेंड अंतर क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, ये अंतर हो गया।
तो दो अंतर लिखना था, दो अंतर हो गया, आप याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अगला इसका सी वाला प्रश्न क्या था भाई? सी वाले प्रश्न में हमें कायिक जनन के बारे में बताना था और डी वाले में हृदय का क्या कार्य है। कायिक जनन किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे कायिक जनन किसे कहते हैं आप लिख दो, ठीक है, कि पौधों के कायिक भाग जैसे आपका जड़, तना, पत्ती हो गया, ठीक, द्वारा जनन कायिक जनन कहलाता है। तो मतलब कायिक जनन समझ गए। कायिक जनन क्या होता है कि पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा जो जनन होता है वो कायिक जनन कहलाता है। क्लियर? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन मीन्स इसमें एक ही युग्मज भाग लेता है, ठीक, क्योंकि इसमें केवल एक ही युग्मज भाग लेता है। जैसे आपका गन्ना हो गया, गन्ना को हम लोग काट कर और बो देते हैं तो वो वही मतलब जम जाता है। आलू भी हो गया, केला हो गया आदि, ये सब मतलब इनमें अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं, अलैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब एक ही युग्मज की भाग होती है, मनुष्य की तरफ दो युग्मज की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो ये आपका हो गया। उसके बाद 8वें का डी है, आपका हृदय का कार्य बताना है। तो भाई ये 1 मार्क का प्रश्न है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिंपल है कि इसका प्रमुख कार्य लिख लो कि हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में तुरधीर पहुंचाना है, आपका 1 मार्क मिल जाएगा। तो ये इतना आपका प्रश्न था, इनका सबका आपको 4 मार्क मिलेगा, ठीक। चलो यहाँ पे जो भी दिया था ये एक प्रश्न आपका 1 मार्क का, ये प्रश्न 1 मार्क का, ये चारों का 1-1 मार्क आपको मिल जाएगा, जो अभी मैं बताया इससे लिख दोगे तो। चलो भाई, तो ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। 9 नंबर प्रश्न देख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसायन संश्लेषण क्या होता है। इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। चलो देख लेते हैं कि रसायन संश्लेषण क्या होता है और इसमें मतलब भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम भी देख लेते हैं। 1 मिनट। चलो यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9, ठीक। सबसे पहले हमें पूछा है कि रसायन संश्लेषण क्या होता है, तो रसायन संश्लेषण के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। देखो कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवाणु को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया रसायन संश्लेषी जो जीवाणु था कि रसायन रसायन संश्लेषण हमें पूछा है क्या होता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को रसायन संश्लेषण बोलते हैं तथा यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। तो रसायन संश्लेषण समझ में आ गया। लिख दोगे कि कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवाणु को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं तथा यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषी कहलाती है। इस क्रिया में भाग लेने वाले 3 जीवाणु निम्न हैं, क्योंकि हमें 3 जीवाणुओं के बारे में बताना था और उनके कार्य बताना था। तो देखो जीवाणु जैसे थायोबैसिलस, फेरोबैसिलस और अंत में नाइट्रोसोमोनास, ठीक। अब देखो इनके कार्य लिख लेते हैं। पहला हम लोग का थायोबैसिलस है, तो थायोबैसिलस और इसमें लिख दो कि जो समुद्री और स्थलीय आवासों खासकर कीचड़ में पाया जाता है, जो नहीं यहाँ पे यह लिखो, यह यानी थायोबैसिलस जो है यह समुद्री और स्थलीय आवासों खासकर कीचड़ में पाया जाता है। यह सल्फर का ऑक्सीकरण करता है जिससे पौधों के लिए उपयोगी सल्फेट का उत्पादन होता है, सिंपल। और उसके बाद सेकेंड आपका जो फेरोबैसिलस था इसके बारे में थोड़ा लिख दो कि यह फेरस आयनों को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत करते हैं। ये गर्म लौह समृद्ध वातावरण में मौजूद होते हैं, सिंपल। अब देखो अगला जो नाइट्रोसोमोनास था उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो कि यह अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइड आयन बनाता है। यह अधिकांशतः भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो ये आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो कार्य, ठीक। आपका हो गया, इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो ये 4 नंबर में आपके क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में आया था, इस साल भी आ सकता है। तो ये 9 नंबर प्रश्न हो गया। 10 नंबर हम लोग का पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है इसके बारे में बताना है, 4 मार्क का प्रश्न है। और उसके बाद यहाँ प्रश्न है ये डार्विनवाद और लैमार्कवाद, तो ये हट गया है, इसको नहीं करना है। तो इसका अथवा अलग दिया है, ये इसको करना है, ठीक। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, उसके बाद इसको करते हैं। ये 6-6 मार्क वाला प्रश्न है और उसके बाद इस पेपर की आपकी पूरी पूरी समाप्ति हो जाएगी भाई, ठीक। चलो तो इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10, ठीक। 9 के बाद पाचक एंजाइम के बारे में हमें बताना है, ठीक, कि पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। तो देखो चूंकि 4 मार्क का प्रश्न है तो हमें थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आंसर। 1 मार्क में होता कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, तो आप लिख देते कि पाचक एंजाइमों का कार्य भोजन पचाना होता है, 1 मार्क में आए तो। लेकिन पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, 4 मार्क दिए है तो बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा। बड़ा उत्तर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा गया कि पाचक एंजाइम जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उनके पाचन में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं, लिख दोगे, ठीक।
इन छोटे छोटे कणों को रक्त द्वारा आसानी से अवशोषित करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। कुछ पाचक एंजाइम तथा उनके कार्य निम्न है, ऐसे लिख दोगे। और कुछ पाचक एंजाइम के नाम जैसे आपका लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, और उनके कार्य हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि भाई 4 मार्क का प्रश्न है। अगर 2 मार्क में आता तो इतना आप लिख कर और उनका केवल नाम लिख देते, आपका काम चल जाता। लेकिन 4 मार्क में है तो आपका इसका थोड़ा थोड़ा बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। जैसे लाइपेज, लाइपेज क्या होता है भाई? तो लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। इसके बारे में बस इतना लिख दो। उसके बाद ट्रिप्सिन लिख दो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यह भी अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। इसका याद रखना, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है, और ऑप्शन में दे देगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पहचानना रहेगा। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखो क्लियर हो रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन आप याद कर रहे हो तो। उसके बाद अंत में आपका एमाइलेज है। अब एमाइलेज के बारे में थोड़ा आप लिखो। तो देखो, एमाइलेज हमारे शरीर में 2 जगहों पर स्रावित होता है। सबसे पहले यह हमारे मुख में लार ग्रंथियां लार एमाइलेज उत्पन्न करती हैं, जो स्टार्च को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करके पाचन की प्रक्रिया शुरू करता है। उसके बाद फिर अग्न्याशय में कोशिकाएं एक अलग प्रकार का एमाइलेज उत्पन्न करती हैं, जिसे अग्न्याशयी एमाइलेज के रूप में जाना जाता है, जो ग्लूकोज का उत्पादन करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा करता है। तो ऐसे लिख दो एमाइलेज के बारे में। इसका पूरा इतना लिखने का आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर 6 मार्क में भी ये क्वेश्चन आता है और इतना लिख दोगे तो आपको 6 मार्क भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया 10। प्रश्नोत्तर संख्या 11 आपका हट चुका है सिलेबस से, तो इसको नहीं करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का था वाला ये, पुष्प में निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो चलो इसका वर्णन करते हैं भाई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, और फिर यह हम लोग का लास्ट प्रश्न हो गया। इसके बाद ये पेपर की समाप्ति हो गई। तो देखो, पुष्प में निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का हम लोग उल्लेख करते हैं। देखो, अब इसमें आप डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 11, ठीक। लिखोगे कि नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन, उत्तर लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे कि नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। भाई निषेचोपरांत हमें बोला है, तो थोड़ा निषेचन के बारे में शॉर्ट में लिख देते हैं कि नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात एक पुष्प पे निम्न परिवर्तन होते हैं, और क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये हमें बताना है। अब देखो, इसका मैंने कितना अच्छे से आंसर लिखा है। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देखोगे या कहीं भी, तो इसका इतना उल्टा सीधा आंसर लिखा हुआ है कि आपको याद भी नहीं होगा, ठीक। मैंने काफ़ी आसानी से एकदम अच्छे से तरीके से लिखा हुआ है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लेकर। तो जैसे फर्स्ट आपका इसका एक बाह्यदल पार्ट होता है। बाह्यदल क्या होता है? जैसे एक ये पुष्प है ना, पुष्प में ये नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, हरा वाला, ठीक है। आपने जैसे टमाटर अभी मार्केट से आप रोज लाते हो तो देखोगे, जैसे ये आपका लाल थे टमाटर है भाई, ठीक है। तो यहाँ ये उसकी डंडी निकली होती है, तो यहाँ उसकी 2 पत्तियाँ भी होती हैं, ठीक है। ऐसे ये डंडी तो तोड़ ली जाती है, लेकिन ये पत्तियाँ उसके साथ सटी रहती हैं। कुछ कुछ फलों में ये मतलब उसके साथ हट भी जाती हैं, डंडियाँ नहीं, मतलब पत्ती टाइप की होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा हरा सा, ठीक। जैसे ये नीचे दिखाएगा, पुष्पों में भी ये नीचे होता है, इसको ही बोलते हैं बाह्यदल, ठीक है। तो देखो, बाह्यदल में क्या होता है कि निषेचोपरांत क्या होता है कि यह प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, अथवा कुछ पादपों में, यानी कुछ वही पौधों में निषेचन के पश्चात फलों के साथ रहते हैं, जैसे टमाटर में भी रहता है और बैगन में भी रहता है, ठीक। चलो, तो बाह्यदल का क्या होता है निषेचोपरांत, ये आप समझ गए। अब देखो, दल, दल यानी वही पंखुड़ी, जैसे पुष्प में पंखुड़ी होता है ना, पीला पीला, जो मतलब सबसे सुंदर भाग होता है पुष्प का। तो देखो, जैसे ये आपका ये क्या है? दल है, पंखुड़ी है, इसको दल या पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है। यानी पुष्प में जो फूल मतलब मेन उसकी पत्ती पत्ती टाइप की होती है भाई, उसको ही पंखुड़ी बोला जाता है। तो वो क्या होता है निषेचोपरांत? देखो, दल या पंखुड़ी, यह पुष्प का सबसे मनमोहक भाग होता है और पुष्प की खूबसूरती को बढ़ाता है। यह पुष्प के अधिकांशतः जनन भाग को ढके रहता है। निषेचन के पश्चात यह भी मुरझाकर गिर जाता है, ऐसे लिख दोगे इसमें, ठीक। उसके बाद तीसरे में आप क्या लिखोगे? पुमंग। पुमंग क्या होता है? नर जनन भाग होता है, पुमंग को ही नर जनन भाग कहते हैं, ठीक, या इसको पुंकेसर भी कहते हैं। तो देखो, इसमें क्या लिखोगे कि पुरुष नर भाग पुमंग को पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत परागकोश तथा तंतु आते हैं। परागकोश में ही परागकणों का निर्माण होता है, जो निषेचन में भाग लेता है। निषेचन के पश्चात पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाता है। देखो, यहाँ पे देखो, पुंकेसर क्या है? एक पुष्प का ये फिगर है, इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो, ये छोटे छोटे ये जो निकले हुए हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, या फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही क्या है आपका
मतलब ये पुंकेसर है। पुंकेसर एक तरह से यानी आपका नर जनन भाग है। इसमें जो यहाँ पे होता है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं परागकोश, और इससे जो ये मतलब रस्सी टाइप की अंदर तक जाती है, ठीक है, उसको तंतु बोला जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि पुरुष नर जनन भाग पुमंग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत परागकोश तथा तंतु आते हैं। परागकोश में ही जो ये परागकोश होता है, इसमें क्या होता है कि पराग कणों का निर्माण होता है, और वही इसके माध्यम से यहाँ पे आता है वर्तिकाग्र में, और इस नली के माध्यम से यहाँ अंडाशय में चला जाता है, और फिर यहाँ से नए पुष्प का निर्माण होता है, मतलब जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो यहीं पे लिखा गया है कि परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है जो निषेचन में भाग लेता है। निषेचन के पश्चात पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाता है। क्लियर। और अंत में लिख दोगे जयांग यानी स्त्री जनन भाग के बारे में कि इसका क्या होता है। तो इन्हीं 4 टॉपिक को फोकस कर मैंने इसके पूरे को मतलब लिख दिया है कि निषेचन के उपरांत क्या होता है। बहुत ही बेस्ट तरीके से लिखा गया है। तो चलो, जयांग यानी स्त्री का जनन भाग जो है उसका क्या होता है। तो देखो, पुरुष बोल रहा हूँ, पुष्प स्त्री जनन भाग यानी जयांग को स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय आता है। देखो वर्तिकाग्र क्या है, देखो ये अंडाशय से एक ये ऐसे जाता है, ठीक है, ये वाला जो भाग है यहाँ चौड़ा सा ये, तो यही क्या है आपका, ये वर्तिकाग्र है, और ये डंडी टाइप की आती है, इसी को वर्तिका बोलते हैं। और जो यंत्र में ये अंडाशय होता है, मतलब इसी को हम लोग, मतलब ये ओवरी होता है अंडाशय, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और ये पूरा ये सब मिलकर वो स्त्रीकेसर होता है, जिसको हम लोग जयांग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी स्त्री जनन भाग बोलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर आपके जयांग यानी स्त्री जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको स्त्री केसर भी बोल सकते हैं। ठीक, चलो, तो वही लिखा गया कि पुष्प स्त्री जनन भाग जयांग को स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय आता है। अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होते हैं, ये जो अंडाशय होता है इसके अंतर्गत, इसके अंदर ही बीजांड होते हैं। ठीक, बीजांड होते हैं। निषेचन के पश्चात वर्तिकाग्र तथा वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। जो वर्तिकाग्र और ये वर्तिका है ये मुरझाकर गिर जाते हैं, लेकिन जो वही अंडाशय, फल तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो ये आपका बीजांड है, ठीक है, ये किसमें बीज में परिवर्तित हो जाता है, और पूरा जो अंडाशय है भाई वो आपका फल में परिवर्तित हो जाता है, और इसके अंदर ये देखो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा रहा इस प्रश्न का उत्तर। ये जो अंतिम में जो प्रश्न पूछा था कि पुष्प पे निषेचोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, तो वर्णन हमने कर लिया। ये 6 मार्क में प्रश्न निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने अभी सॉल्व किया जो आप लोग का ईजे वाला कोड था। जी हमें दोस्त, जो ये आपका ईजे वाला कोड था, ये फर्स्ट हम लोग की वीडियो थी। फर्स्ट कोड को हमने सॉल्व किया। अब अगले वीडियो में किसी अगले कोड के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप लगातार वीडियो एग्जाम तक देखते रहो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसका पीडीएफ देखो, सबसे ज़रूरी है भाई पीडीएफ आपको, क्योंकि आप जानते हो पढ़ाते समय आपको याद भी नहीं हो रहा होगा बड़े क्वेश्चन। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लो। लक्ष्य बैच में आपको इसका सारा का सारा सॉल्यूशन सहित अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा, और साइड में आपका टेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे आप एमसीक्यू का टेस्ट भी देते रहोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती रहेंगी। और सातों सेटों के पेपर के साथ साथ आपको बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो भी सॉल्यूशन उसका मिलेगा, वीडियो के साथ पीडीएफ और उसका टेस्ट भी। और उसके अलावा आपको जो मैं मॉडल पेपर कुछ बनाऊंगा अपनी तरफ से साइंस का, तो वो भी मिलेगा। तो इसका यूज कर आप आसानी से 80 से 90% अपने एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी पे। ठीक, यूपीएमएसपी स्टडी पे। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या गूगल प्ले स्टोर से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।